Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 12th history chapter number 1st part 5। अब पार्ट 4 तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हड़प्पा जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, वो हम क्यों पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसकी इंपोर्टेंस क्या थी कि जो ये हमारे सिलेबस में है। इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 12th ही नहीं, आगे यूपीएससी तक के जो आपके एग्जाम होंगे सब में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और ये इतना एडवांस और इतना हाईटेक इसका जो सिविलाइजेशन रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इतना मिस्टीरियस है कि इसकी जो लिपि है, जो राइटिंग्स है, उसका ट्रांसलेशन अभी तक नहीं किया जा चुका। सोचो कितना मिस्टीरियस होगा। मतलब कुछ तो लोग तो यूं कहते हैं कि इनका जो सिविलाइजेशन है वो एलियन ने बनाया, क्योंकि हम क्या देखते हैं बाद में, हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन रहा, जिस समय में, जिस टाइम पीरियड में वो रहा, उसी टाइम पीरियड में हमने देखा कि जो मिस्र के पिरामिड है वो भी बने हुए हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मिस्र के पिरामिड है आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम बनाना चाहें तो आज भी पॉसिबल नहीं है। तो एक बार के लिए दिमाग में अपने क्या ख्याल आता है कि यार इतनी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी उनके पास कि मतलब उस टाइम उन्होंने बना दिया, इतने बड़े बड़े पत्थर इतने दूर से लाए हुए उस टाइम बन गए जब उनके पास कुछ नहीं था हमारे हिसाब से। और आज हमारे पास सब कुछ है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर भी हम नहीं बना सकते, मतलब कुछ तो बात ही। तो इसीलिए कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन, वो ये बोलते हैं कि ये जो है इनका कॉन्टेक्ट कुछ एलियन से रहा होगा। ओके, सो इससे जस्ट पार्ट 4 में हमने क्या देखा था? हमने देखा एक मैप, इसका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो एक जगह थी, उस जगह का पूरा सिविलाइज्ड मैप, जिसमें हमें यह तक बता रखा था कि उनके घर कैसे हुआ करते थे, उनके बाथरूम्स कैसे थे, पूरा सिविलाइज। और एक बेस्ट जो इंजीनियरिंग एग्जांपल था वो हमें वहां देखने को मिलता है। यानी जिसके लिए आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए नए अभियान चला रही है कि ऐसा होना चाहिए, हर घर में टॉयलेट्स होने चाहिए। ये टॉयलेट जो है उस जमाने में एग्जिस्ट करते थे, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है उनकी रचना हुई, इतना पुराना होने के बाद भी इतना एडवांस कोई कैसे हो सकता है? इट मींस कोई ना कोई मिस्ट्री इनके बीच में छुपी है। तो इसीलिए ये टॉपिक है, मोस्ट वायरल टॉपिक भी इसको कहा जाता है। सो आज हम पढ़ने वाले इसके थोड़ा आगे पार्ट 5, जिसमें हम चर्चा करेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस इन द सेंस कि अब के जो समाज थे, अब के जो समाज हैं, और उससे पहले, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा हड़प्पा जो सिविलाइजेशन रहा उसमें टाइम डिफरेंस बहुत रहा, क्योंकि कहते हैं कि पहले अर्ली हड़प्पा थी, फिर एक मैच्योर हड़प्पा भी हुई। और इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो हम पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं वो मैच्योर हड़प्पा है, और उसके पहले प्री हड़प्पा भी थी और पास्ट हड़प्पा। और सबसे ज्यादा एविडेंस किसके मिले हमें? मैच्योर हड़प्पा के, इसीलिए उसको मैच्योर हड़प्पा भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस रिवर सिविलाइजेशन दोनों एक ही हैं, जगह के हिसाब से उनको नाम दिए गए। सो ब्यूरियल्स, अब दफनाए हुए जितने भी चीजें हैं, शवाधान इनको बोलते हैं, यानी मरने की कला मान लो एक तरह से। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो आज के जमाने में, अभी प्रेजेंट में अगर कोई मर जाए तो हर रिलीजन का दफनाने का, फिर जिसको दाह संस्कार या फिर अंतिम संस्कार हम बोलते हैं, सबकी अलग अलग प्रथाएं हैं, है ना। हिंदू में बोले तो जलाए जाते हैं, मुस्लिम में बोले दफनाए जाते हैं, और क्रिश्चियन की बात करें तो उनको एक बॉक्स में रख के दफनाया जाता है ना। सबकी अलग अलग मान्यता है। बट जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ देखते हैं तो कुछ शवाधान में हमें जले हुए मिले और कुछ में हमें पूरे के पूरा जो दफनाने वाला सिस्टम था वो मिला। अब वो कैसे पता? क्योंकि सर हमें वहां स्केलेटन मिले हैं लोगों के, कुछ संकड़े होते थे, छोटे होते थे, कुछ बड़े होते थे। अब उससे क्या पता लगता है? उससे एक सेकंड के लिए मान लो कि जो अमीर रहा होगा, वो क्या करता था? वो बड़े बनवाता था, बड़े मरने की जगह। भाई उनकी मान्यता क्या थी कि इन लोगों को मरने के बाद भी चीजें मिलती है। इट मींस कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके पास ऐसे सामान रख दो जिससे वो मरने के बाद भी उसको यूज कर सके।
ये मान्यता थी हड़प्पा वासियों में। तो वो क्या करते थे, वो मृदभांड यानी जो पॉट्स होते थे खाने पीने के लिए, जो एक डेली लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है, उनको वो उन शवों के साथ यानी डेड बॉडी के साथ दफना देते थे। और वही जो चीजें हैं एविडेंस के रूप में हमें आज मिलती है। अब सोचो कि अगर कोई अमीर रहा होगा तो उसके पॉट जो स्टाइल होगा वो बहुत अच्छा होगा, एडवांस मींस की हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन जो अच्छे है ना, कलाकारी उनकी अच्छी होगी, रंग पेट उनका अच्छा होगा, मजबूत होगा। और वहीं अगर हम बोले कि कोई पुअर या मिडिल क्लास होगा तो उनके जो पॉट्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, जो मिडिल क्लास लोग यूज करते हैं। तो उससे हम डिफरेंस क्या कर सकते हैं कि हाँ, यहां पर दोनों तरह के लोग एग्जिस्ट करते थे। So, archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. क्या बोलते हैं कि ये जो यहाँ लोग रह रहे थे, इनके अंदर इनकी सोशल लाइफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा था, हमने क्या देखा सर, एक सीटाडेल था और एक अलग पूरी जगह बनी हुई। इट मींस कि जो जगह थी उसको अलग अलग तरीके से क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था। एक जगह जो ऊंची थी और एक जगह जो नीची थी, है ना। देखा था ना हमने, जो ऊंची जगह थी वो भव्य रूप में यानी जैसे महल बनाए जाते हैं उस टाइप में बनाई हुई थी, और जो नीचे थे वो पूरा एक परफेक्ट इंजीनियरिंग के एग्जांपल थे, वो हमने देखे। अब एक बात आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो हमने देखा ना कि जो हड़प्पा सभ्यता का मैप, अगर एक फोटो देखें तो हम क्या देखते हैं कि कुछ नगर हैं, जैसे ये एक बेस बना हुआ है, एक फाउंडेशन बना हुआ है। हमने देखा ना कि हड़प्पा के जितने भी नगर बने, मोहनजोदारो का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, कि एक फाउंडेशन बना हुआ है सर, और एक फाउंडेशन के ऊपर सब कुछ बनाया गया है। उसके बाद हमने क्या नोटिस किया था कि सर एक जगह तो है जो बहुत ऊंची है और दूसरी जगह नीची है ना। और अगर उसके एग्जाम्पल को हम देखें तो वो बिल्कुल हूबहू मिस्र के पिरामिड जैसा लगता है। ध्यान से देखोगे आप, क्या लगता है सर, मिस्र के पिरामिड जैसा लगता है। अब कैसे लगता है वो शायद फोटो मेरे पास अभी है नहीं, बट हाँ मैंने आपको बताया कि दोनों हैं वो कुछ सिमिलर लगते हैं। वो सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, है ना, ऐसा लिखा नहीं गया कि है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ कि सिमिलर है। और हमने ये भी फिक्स्ड है कि इनका जो कनेक्शन था वो आपस में था, यानी इन दोनों का जो कॉन्टेक्ट था वो आपस में होता रहता था, और एक ही एक ही पर्टिकुलर टाइम के अंदर इन दोनों चीजों का निर्माण या फिर बना हुआ है दोनों का। सो कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कुछ अलग तरीके का कल्चर जो है स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। अब वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सर देखो हमारे पास जो एविडेंस मिले ना, वो एविडेंस पूरी तरह से हमें उस चीज के बारे में नहीं बताते। अब जैसे अगर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी हो तो सर किताब उठाई, फट से खोला, पढ़ लिया और पता लग गया। अगर एंशिएंट के बारे में पढ़ना हो तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास उतने ही सोर्सेज हैं जितने हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करी है, और यही स्टडी बहुत डीप रिसर्च है, क्योंकि वो तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने सब कुछ देखा, लिखा और हमें बताया। अदरवाइज हमें पता चलना तो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर बात यहां तक पहुंच चुकी है कि हमें इसकी डीप स्टडी करनी है, तो हमें कुछ ऐसे एविडेंस भी देखने होंगे जो शायद एविडेंस ना हो। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो यूज करते हैं। वो करते हैं कि जो बुरियल्स हैं, यानी जो शवाखाने जिनको दफनाने का तरीका बोलते हैं, उनको निकाल के देख रहे हैं कि शायद इनके बीच कोई कल्चर हो, कि कुछ ऐसे हमें एविडेंस मिल जाए कि हाँ दोनों में कनेक्शन था या सिमिलर थे, या फिर इनका कांटेक्ट कहां तक था, या फिर इनकी जो धार्मिक मान्यता है, डिवोशनल रिलीजन है, वो कैसे थे। आइडिया लग सकता है ना? बिल्कुल लग सकता है। So these include studying burials. You are probably familiar with the massive pyramid of Egypt, some of which were contemporaneous with the Harappa civilization. Many of these pyramids were royal burials, were enormous quantities of wealth was buried. अब देखो कि जिस टाइम पे पिरामिड बने थे उस टाइम की ही हड़प्पा सिविलाइजेशन है, और कुछ पिरामिड में तो इतना सारा गोल्ड मिला है, तो रॉयल ब्रिल्स।
तब जो खजाना मिला है वो किसी रॉयल फैमिली या फिर रॉयल जगह से बिलोंग करता है, और सिर्फ एक में नहीं मिला है, बहुत सारी जगह, इवन हड़प्पा की बहुत सारी जगहों पे हमें गोल्ड मिला है। अब बात करें गोल्ड की तो देखो गोल्ड कम मिलता है, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो पहले भी उतनी थी और आज भी है। गोल्ड अपने स्टार्टिंग टाइम से ही पॉपुलर रहा है क्योंकि उसकी चमक के द्वारा, और ये बहुत रेयर मिलता है इसके द्वारा। तो हमने मींस आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि यहाँ बहुत सारी जगहों पर पिरामिड्स में मिले, और हड़प्पा सिविलाइजेशन वहां जहां हुआ वहां भी गोल्ड मिले, और अलग अलग तरीके के नहीं, इनके जो सिंबल्स थे वो सिमिलर थे। तो जब इन दोनों में कनेक्शन हमें ये चीजें बता रही है, तो क्या इनका स्टडी करना गलत है? नहीं। तो क्या करा, जो स्टडी एक लिमिटेड थी उसको ब्रॉड किया गया, खोदे गए शवादान, खोदे गए, लोगों की जो मरे हुए कंकाल थे वो निकाले गए, स्केलेटन निकाले गए, और एक दो नहीं, हजारों मात्रा में, मतलब बहुत सारे स्केलेटन और उनके एविडेंस हमें मिले हैं इन्हीं जगहों से। तो कहते हैं इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वाज बरीड, हजार मतलब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जो खजाना वो दबाया गया। तो इट मीन्स कि उनकी कुछ ना कुछ मान्यता रही होगी। अब खजाना इन द एसेंस ऐसा नहीं कि बस सोने की ब्रिक्स है बना के जचा के वहां सेट करके रखी हुई, नहीं, वो किसी पॉट में हो सकता है, या फिर किसी बर्तन के रूप में, या फिर जिसमें दफनाया जाता उस कब्र के रूप में। मतलब उनकी वेल्थ जो होती थी वो उन लोगों के लिए दफनाई गई कि लोग ये जो मर रहे हैं, जो मर गए हैं, वो आफ्टर लाइफ उसको यूज कर सके। और इससे एक बात साबित होती है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन वाले लोग थे, जो सोसाइटी थी, ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करती थी, ये मानते थे कि पुनर्जन्म या फिर मरने के बाद भी जो आत्मा है वो अमर रहती है। इन द सेंस इनकी जो स्टडी है वो क्लियर सी ये डिक्लेयर करती है। सो एट burials in Harappa city sites, the dead were generally laid in pits. Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. Instances, the hollowed out spaces were lined with bricks. अब जिस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमने देखा उनके हाउस के स्ट्रक्चर कि कुछ कच्ची ईंटों से बने थे, है ना, रॉ मटेरियल से, और कुछ जो पकी हुई ईंटें थी, सन बर्न या फिर सन ड्राइड जो ईंटें थी उनसे बनी हुई थी। तो ये क्या बताता है हमें कि शायद जो मिट्टी के घर बने हुए थे वो गरीब लोगों के थे, और जो पकी हुई ईंटों के बने हुए घर थे वो अमीर लोगों के थे। और बिल्कुल यही चीजें हमें यहां मिलती है जहां हम कब्र की बात करते हैं। क्या हुआ था सर कि कुछ कब्रें ऐसी थी जो बहुत छोटी, यानी सिर्फ उतना ही स्पेस मिलता था जितने में एक आदमी को लेटाया जा सके, और दूसरा कुछ कब्रें ऐसे मिली जहां बहुत ज्यादा, यानी डबल बेड जितना एरिया था, बीच में उसको ऐसे लेटाया गया और आसपास उसके बहुत सारी जो चीजें हैं वो रखी हुई है, जो उसकी डेली लाइफ की चीजें हैं। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि मे बी पॉसिबल है कि ये अलग अलग जो डाइवर्सिटीज हैं, लोग अलग अलग तरह के लोग थे, या फिर अलग अलग कास्ट, या फिर कह सकते हो, या फिर फाइनेंशियली बैकग्राउंड जो जिनका था अलग अलग था। कुछ अमीर रहे होंगे जिनके पास बहुत जमीनें थी तो उनके बड़े शमाखान बना दिए, और जो छोटे थे उन्होंने एक सिंकड़ा, जो जितनी जमीन मिली उनको उतने में ही दफना दिया। ये हमें पता चलता है जब हम कब्रों को खोदते हैं। और इनकी कब्रों की हाइट कितनी होती थी? 6 फीट 7 फीट लोगों की स्केलेटन की कब्रें, तो इट मींस कितनी होती थी, बस इसमें एक आदमी फिट हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, वाइड एरिया हो सकती थी पर हाइट के अंदर उतनी जितने में एक आदमी जो है फिट हो जाए। 6 7 8 फुट का जो स्केलेटन होता था इनकी हाइट होती थी। इट मींस कि हम एक हेल्दी वाइज के रूप में देखें, एक हेल्थ रूप में देखें, तो ये काफी हेल्दी भी हुआ करते थे हड़प्पावासी जो थे। इट मींस एंशियंट टाइम में जो स्ट्रक्चर था, फूड का स्ट्रक्चर मानो या फिर सोसाइटी का मानो, वो बहुत एडवांस और एक पीक लेवल पे था। सोचो उनको ये नॉलेज था कि फास्ट फूड जो है वो बॉडी को खराब करता है, और हमें क्या करना चाहिए, हमें हाइजीन और एक जो फ्रूट्स वगैरह वो ही कंज्यूम करने चाहिए, अच्छा फूड जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। मे बी पॉसिबल है। या सो कुड दिस वेरिएशंस बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। अब ये बात आती है कि अगर हम कब्रों की बात करें कि सर जो कब्रें हैं क्या वो सच में कोई सोशल डिफरेंस को बताती है? क्या ये जरूरी है क्या? नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए और एनसीईआरटी का पूछा जाए तो हम दोनों का एक ही मानना है कि नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं कि सिर्फ कब्रों के हिसाब से आप अंदाजा लगा रहे हो कि
ये अमीर है ये गरीब है, क्या ये सही है? अगर एक जनरल मायने में देखा जाए तो ये सही नहीं है। क्यों? हो सकता है उस समय की जो कंडीशंस ऐसी रही हो कि कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो, कि हम जो सोच रहे हैं कि जिनके पास बड़ी जमीन है, ज्यादा बड़ी कब्रें हैं, वो गरीब हो, और जिनके पास छोटी कब्रें हैं वो अमीर हो। ना, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो सिर्फ हम इसके बेस पे कि जो हमें कब्रों में मिला है या फिर जो इन कब्रों की साइज थी उसके हिसाब से हम ये डिक्लेयर कर दें कि ये अमीर थे ये गरीब थे, क्या सही है? नहीं, ये स्टडी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हम किसी को भी सोशल डिफरेंस के तहत उनकी कब्रों में नहीं बांट सकते कि हाँ कब्र छोटी है तो कैसे, कब्र बड़ी है तो ऐसे। बट हाँ, हम ये देख सकते हैं कि अगर कब्रों में कुछ सामान मिला है, इट मीन्स कि इनकी मान्यता कैसी थी, आफ्टर लाइफ वाली। और अगर किन्हीं सामानों में, जैसे पिरामिड में कुछ मिला कब्रों के साथ और मोहनजोदारो में कुछ मिला कब्रों के साथ, अगर वो दोनों सिमिलर है, इट मीन्स कि हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि इन दोनों में कांटेक्ट रहा होगा। क्योंकि सोच के देखो कि पिरामिड एक वेल स्ट्रक्चर से बना हुआ है, मोहनजोदारो परफेक्ट से बना हुआ है, हड़प्पा वो भी वेल स्ट्रक्चर है बट वो तहस नहस हो गया है ना। मोहनजोदारो के अवशेष जो है, एविडेंस जो अभी भी बचे हुए हैं, तो क्या ये जो है वो ऐसे परफेक्ट एक इंजीनियर के एग्जांपल नहीं है क्या? है ना। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि उस समय का टाइम जब बहुत एडवांस लेवल पे चल रहा था, क्योंकि हाँ सिर्फ मोहनजोदारो के नहीं, उस टाइम के जो पिरामिड बने हुए उनमें भी वेल स्ट्रक्चर मिलता है। इट मींस कि सिर्फ एक जगह ऐसा नहीं था कि लोगों के पास नॉलेज था, बट उस टाइम के दौरान जितने उस एरिया में या फिर उससे दूर सुदूर देशों में बसे हुए थे, सबके पास है ना ऐसा नॉलेज था। इट मींस कि जो पहले का समाज था वो प्रेजेंट टाइम का जो सोसाइटी उससे कहीं ज्यादा एडवांस थे। इतना some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. क्या मिले हैं सर यहाँ तो गहने मिल रहे हैं, है ना, पॉट्स मिल रहे हैं, तो क्या मान्यता रही? जैसा कि मैंने बताया, ये क्या मानते थे कि इनका ना सिस्टम ऐसा था कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, है ना। LIC वाला सिस्टम नहीं था बिल्कुल, बट था ऐसा ही। हो सकता है कि इन्होंने इनका स्लोगन कॉपी किया, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं था। बट ये ऐसा मानते थे कि इनका जो रिचुअल था, इनके जो धर्म थे, इनमें ऐसी मान्यता थी कि ये मरने के बाद के जीवन में भी विश्वास रखते थे। और कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में जब हम देखते हैं, वेदों का ज्ञान हम हासिल करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा गया है। और ये जो समय था ये ऋग्वेद काल से पहले का था, कहा ऐसा जाता है। और उसके बाद के टाइम में धीरे धीरे क्या हुआ, ऋग्वेद जो है उसकी रचना हुई थी। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और उससे पुरानी रही है संस्कृति। तो कहीं ना कहीं इनका एडवांस होना तो तय है, क्योंकि उस समय का ज्ञान एक अप्रतिम लेवल का, एक हाई पीक लेवल का नॉलेज होता था। और यहां हमने देखा कि उनके पास क्या है, उनके पास पॉट है, वो दफनाए गए हैं कब्रों के साथ। जिंदा के साथ नहीं, जिंदा के साथ तो हमने पहले निकाल लिए थे, है ना, पार्ट 4 में निकाल लिए, 3rd में निकाल लिए, 1st में भी कुछ निकाले थे। बट 5 में आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि सर मरे हुए जो दफनाए हुए शव है, कंकाल है, उनके साथ में हमें गहने मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं, इवन मिरर्स मिल रहे हैं। कि सर उस समय तो कांच होते ही नहीं थे, तो फिर लोग कैसे देखते थे? बट उस समय के जो मेटल होते थे वो इतने क्लीन होते थे कि लोगों को उनकी चेहरा दिखता था। स्टील में दिखता है ना, अब कभी आप मार्केट जाओ, स्टील का नया बर्तन लेके आओ, उसमें देखो चेहरा एकदम साफ दिखेगा। तो बिल्कुल इनका भी वही था कि जो चीजें थी, मेटल था, उनमें वो चेहरा देखते थे। इवन एक कॉपर का मिरर भी मिला है, जिसमें हो सकता है वो अपना फेस देखते थे, और उसका डिजाइन बिल्कुल मिरर जैसा ही है। और जिस जगह पे वो मिला है तो क्लियरली डिफाइंड है कि हाँ वो जो है एक मिरर के रूप में यूज किया जाता था। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन burials ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। देख लो भैया, अब ज्वेलरी जो है वो आदमी के कब्र में मिल रही है और औरत के कब्र में मिल रही है। अब वुमेन का गहना क्या है? मंगलसूत्र है, कान में झुमके हैं, बालियां हैं, कंगन है। अब आदमी का क्या है? गले की चेन और कान के झुमके जो छोटे पहनते थे, और वो गले हाथ का फिर एक कड़ा। ये ऑर्नामेंट होते थे मैन के, बट ये भी वहां जो है हमें मिले हैं। इनफैक्ट इन द एक्सकेवेशन एट द cemetery in Harappa in the mid 1980s
an ornament consisting of 3 shell ring, a jasper, a kind of semi precious stone, bead and 100 of micro beads was found near the skull of a male. अब देखो, मैंने तो फिर भी कम बताया। अब देखो यहां एक बात की गई है, यहां बोला गया सिमेट्री। एक तो होता है सिमेट्री, एक होता है ग्रेवयार्ड। 1980s के अंदर एक ऑर्नामेंट, यानी जब वहां खुदाई की गई कब्रों की, तो बहुत सारे ऑर्नामेंट मिले जिसमें 3 शेल रिंग थे। जो शेल होता है ना, उसके रिंग थे, उसके साथ जेस्पर, एक तरह का पत्थर, एक तरह का पत्थर जो शायद कीमती रहा, जेस्पर जिसको बोल रहे हैं। एंड बीड्स, बीड क्या होते हैं? मोती होते हैं, मोती। एंड 100 ऑफ माइक्रो बीड्स, छोटे छोटे हजारों मोती, 100 ऑफ 100 के करीब। और वाज फाउंड नियर अ स्कल ऑफ ए मेल, एक आदमी, एक मेल के स्कल के पास में ये सब चीजें मिली है। इट मींस की ऑर्नामेंट जो वियरिंग का सिस्टम था वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए था, बट हो सकता है उसके ऑर्नामेंट अलग अलग हो। अब जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है? ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स। B3 बोल दो। अब ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईंटें। बीड्स मतलब मोती, और बोन्स मतलब हड्डियां। मतलब इस चैप्टर का नाम हमें यही है कि जो हमें गड़े मुर्दे हैं ना वो उखाड़ने हैं, है ना। अब वो चाहे मोहनजोदारो के हैं, पिरामिड के हैं, या फिर हड़प्पा के, पर उखाड़ने तो पड़ेंगे। अब उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? सर जब भी हम खुदाई करेंगे ना, हमें ईंटें मिलेगी, हड्डियां मिलेगी, और इनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, बिट्स हैं, वो मिलेंगे। और चैप्टर का नाम भी वही है। तो एक बात तो तय है कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात है, तो एक बात हमें क्लियर है कि यहाँ क्या क्या मिला है, कब कब मिला है, और इनके जो एविडेंस है वो क्या क्या है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स। ये देखो, ये कॉपर मिरर है, बड़ा ही शानदार तरीके से तराशा गया, और अभी तो म्यूजियम में है। और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो शायद पता नहीं कितनी हो, क्योंकि ये यूनिक है ना। ये बताता है पहले की सिविलाइजेशन कैसी हुआ करते थे। कॉपर का मिरर, अभी आज के टाइम में अगर हम देखना चाहें, इस मिरर में साफ दिखेगा नहीं हमारे लिए, तो सोचो उनका जो तरीका था, नजरिया था देखने का, वो कैसे रहा होगा। ये कहां मिला है? ये कब्र के अंदर मिला है। एक पूरी कब्र दफनाई गई थी, उसके पास ये पड़ा हुआ मिला। But on the whole, it appears that Harappa did not believe in burying precious things with the dead. और इसका मतलब ये है कि हमें जो चीजें मिली, मैंने क्या कहा था आपको, मैं का ऑर्नामेंट मिले दफनाए हुए, कुछ डेड के साथ हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, बट जो ज्यादातर चीजें हमें मिली है वो है डेली लाइफ में यूज होने वाली, है ना। हमें बताएगी कि डेली लाइफ कैसी थी उनकी, और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो गया ये पढ़ने के बाद कि हड़प्पा वासी जो थे वो महंगी चीजों को दफनाने में यकीन नहीं रखते थे। शायद उनका मान लो कि हम क्या ही करेंगे महंगी चीजों से, मरना तो है, मरने के बाद कोई जो नॉर्मल चीज है वो यूज कर लेंगे, है ना। ये तो हुई मजाक की बात, बट इनका ये विजन तो क्लियर था कि हाँ, जो प्रीशियस चीजें थी, जो महंगी चीजें थी, वो कब्रों के साथ नहीं दफनाई गई, केवल वही चीजें दफनाई गई जो एक रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक हो। यहां तक क्लियर है। अब यहां मिला, देखो एक स्कल मिला हुआ है, स्कल के साथ जो शेल रिंग है हमें वो मिली है, मटके मिले हैं, और कुछ अलग अलग ऑर्नामेंट। अभी जो आप डॉट 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 देख रहे हो ना, ये सारे बीड्स हैं, सारे मोती। अब मोती ऐसे नहीं, वो छेद वाले मोती जिसको हम माला में पिरो सकते थे, आगे मैं दिखाऊंगा, उसका फोटो है, एक ऐसे बीड्स का पूरा बना हुआ, मोतियों की मिला जाती है ना, वैसे हो सकता धागा वागा टूट गया हो इनका, बट हाँ मोती ऐसे थे जिनको एक धागे में पिरोया जा सके, वो टाइप के मोती। लुकिंग फॉर लग्जरीज, लग्जरी लाइफ भी थी उनकी, बिल्कुल थी। आज हम परफ्यूम कैसे यूज करते हैं? महंगे महंगे। सर एक परफ्यूम, अच्छा परफ्यूम कौन सा होता है? जो कांच की बोतल में हो और एक अच्छी तरह से पैक किया गया हो, ब्रांडेड लोगो हो, वो महंगा वाला, वो परफ्यूम बहुत अच्छा होता है, ये मानते हैं अपन। इनका भी वैसा था कि लाइफ जो हो लग्जरियस हो। अब इसका अंदाजा हमें ये तो उठ के बताएंगे नहीं, है ना। तो हमें पता क्या चला कि सर आर्कियोलॉजिस्ट है ना, वो गए खुदाई करके, तब उन्होंने देखा, क्या देखा भाई? अब देखा कुछ चीजें जो हर जगह मिल रही है, और कुछ चीजें जो कुछ हमें अलग तरीके से मिल रही है।
मतलब बहुत रेयर चांस में, या फिर ऐसे पदार्थों से बनी जिनको बनाना थोड़ा सा ट्रिपिकल हो। इन द सेंस कि अगर मैं बोलूं आपको 24 कैरेट गोल्ड का एक मग बनाना है, तो क्या वो लंबा चलेगा? क्या नहीं चलेगा। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे धातु मिक्स करने पड़ेंगे। तो जब हम दूसरे धातु मिक्स करते थे तो उनके लिए हड़प्पा वासियों की इनकी वैल्यू जो बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि इसमें और सारे धातु मिक्स किए हुए हैं, महंगा भी है और प्रीशियस भी है। तो ऐसे मिलते हैं जो फ्रांस के पोर्ट है ना, वो मिलते हैं। अब हम क्या रखते थे सर, एक अच्छी बोतल हो, उसमें क्या रखा हो, परफ्यूम रखा हो। ये क्या रखते थे, ये भी परफ्यूम रखते थे। एक बढ़िया सी फ्रांस की बोतल जो अलग अलग पदार्थों से बनाकर उनको मिलाकर उनमें गम डाला जाता, गम से चिपकाकर फिर उनको एक अच्छी तरह पकाकर फिर बनाते थे। और ऐसी मुंडी होती थी उसकी कि जिससे मतलब परफ्यूम डाला और गिरे भी ना, और उसको लॉन्ग टाइम तक बचाया जा सके, है ना, थोड़ा मजबूत भी होता था ये। So another strategy to identify social differences is to study artifact। इसकी स्टडी करना आर्टिफैक्ट, क्योंकि देखो कहीं भी किसी भी सभ्यता की हम बात कर ले, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे इजिप्ट की हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदाड़ो, उन सब में एक बात सबसे अच्छी मिलती है हमें, है ना। अब चाहे प्रेजेंट की ही बात करो कि जिन लोगों का जो प्रोफेशन है वो अपने प्रोफेशन को हूबहू यानी बखूबी अपने प्रोफेशन को निभाते हैं। इन द सेंस हम किसी भी एक सिविलाइजेशन की स्टडी करें तो हमें ये कतई नहीं मिलेगा कि वहां सिर्फ एक तरह के लोग रहते थे। हमेशा जिस भी सिविलाइजेशन की हम स्टडी करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि वहां अलग अलग प्रोफेशनल रहते थे और वो अपना काम बखूबी जानते थे कि उन्हें करना क्या है। बिल्कुल वैसे ही जब हड़प्पा ने हमने देखा तो हमने क्या देखा भाई, यहाँ वर्कर भी थे, आर्टिफैक्ट भी थे, आर्टिशियंस भी थे, कलर वाले भी थे, और बिल्डिंग जो मजदूर थे वो सब लोग उधर थे। तभी तो पॉसिबल हुआ इतनी वेल इंजीनियरिंग करके वो सब चीजें बनाना। तो यहाँ क्या देखा गया है, यहाँ ये देखा गया जो आर्टिशियंस है वो भी थे। अब उनके द्वारा कुछ चीजें तो बनाई जाती होंगी और वो चीजें बेचती थी महंगी, क्योंकि रेयर होती थी वो। तो यहाँ जो आर्टिफैक्ट मिले हैं उनकी स्टडी की गई, विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासिफाइड एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। जिनको क्या बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि बहुत लग्जरियस और बहुत ही पॉपुलर होती थी, महंगी होती थी और चर्चित होती थी, कि हाँ जिनको सब रखना चाहे। अब कुछ तो हैं जो अफोर्ड कर लेंगे, वो अमीर है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो गरीब है। तो यहां से कहीं ना हमें थोड़ा हिंट मिल जाता है कि हाँ हम वहां के सोशल डिफरेंसेस की स्टडी कर पाए, क्योंकि ये जो चीजें होती थी वो ब्रॉडली हमें नहीं मिली है, बहुत कम चीजें मिली हैं और उसी एरिया में मिली है जहां हमें पहले से ही लगभग यकीन था कि हाँ यहाँ पर अमीरों का या फिर जो रिच फैमिलीज थी वो यहाँ रहती थी। इन द सेंस कि जब हम सिटाडेल की बात करें तब की बता रहा हूं मैं, है ना। तो ये प्रूफ तो हमें क्लियर है कि जो आर्टिसंस बनाते थे अपनी मेहनत से वो चीजें रेयर और बहुत ज्यादा पॉपुलर होती थी, और उनके दाम जो होते वो भी ज्यादा होते होंगे। तो उनको अफोर्ड कौन करेंगे, जो अमीर है वही अफोर्ड करेंगे, गरीब है वो अफोर्ड नहीं करेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इसकी स्टडी की थी वो भी इंपॉर्टेंट थी कि हमें क्या हो, हमें कुछ ऐसे पोर्ट्स मिले हैं जहां पर सिर्फ इन्हीं जगह में मिले जहां अमीर रहते थे। क्लियर क्या हुआ कि पहली बात तो कि इन लोगों को इन सब चीजों का नॉलेज, दूसरा सोसाइटी डिफरेंसेस था, तीसरा आर्टिस्ट यहाँ थे, चौथा इनकी जो आर्टिफैक्ट है वो हमें मिलता है। अब जितने इसमें एग्जांपल निकालना चाहो बहुत सारी चीजें हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट और ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। जितनी भी डेली चीजें यूज होती थी वो किससे बनती थी, पत्थरों से या फिर क्ले से, उनसे बनती थी। एंड दीज इंक्लूड क्वेंट्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स होते थे, ईटीसी होते थे। बॉडी स्क्रबर यानी झवा, है ना, जिसमें नहाते वक्त मलते हैं मैल उतारने के लिए, वो सब चीजें डेली लाइफ। और आज आपने सुना होगा कि अब से कुछ 7, 8, 10 साल पहले, शायद अभी भी यूज करते हो, जो घरों में कुछ लोग नहाते हैं ना गाँव में, वो एक पत्थर का यूज करते हैं। एक सॉफ्ट सा पत्थर होता है, जब उसको ना बॉडी पे रब करते हैं साबुन लगाने के बाद। अब तो स्क्रब आ गए हैं वो रबड़ वाले, बट कुछ टाइम पहले लोग वो बॉडी का पत्थर होता था ना वो उसको यूज करते थे, है ना, मैल उतारने के लिए। तो ये देखो ये यहाँ भी हमें मिल रहा है, मतलब ये कोई अभी का इन्वेंशन नहीं है, ये बहुत पहले से लोग यूज करते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताई थी, जो पूरी दुनिया से
जो हमारी संस्कृति है, जो सिविलाइजेशन उसको सबसे अलग करती है, वो क्या है कि इनमें जो टाइम डिफरेंस तो है बट इनमें गैप नहीं है। गैप इन द सेंस कि जो संस्कृति पहले थी वही अब चल रही है, थोड़ा सा अपडेट हो गया है। जबकि हम मेसोपोटामिया और इजिप्ट की बात करें ना, तो पहले वहां कुछ और ही था और अब वहां कुछ और ही है ना। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि इसकी स्टडी जो है, इट मींस कि जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि वहां सोशल जो लाइफ का गैप था बहुत ज्यादा है पास्ट में और प्रेजेंट में। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इनकी लाइफ पहले भी ऐसे जी रहे थे लोग, अब भी ऐसे जी रहे हैं। इट मींस कि सारे लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे एविडेंस बता रहे हैं। एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट, और जहां जहां लोगों के घर मिले हैं वहां वहां हमें डेली लाइफ की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज की जाती थी, वो सब हमें मिली है। एक में नहीं, दो में नहीं, जितने वहां घर थे, हजारों घर हैं, हजारों हमें चीजें वहां मिली है। सॉरी। Archaeologists assume objects were luxurious if they are rare or made from costly non-local material or which complicated technologies। जैसा कि मैंने कहा आपको क्या कि सर महंगी चीजें तो वही हो इनके लिए कि जो सिर्फ एक धातु से नहीं, अलग अलग धातुओं के मिक्सचर से बनाई गई हो। दूसरा, जो थोड़ा मतलब ट्रिकी हो बनाना, या फिर थोड़ा क्रिटिकल उसका चीजें हो, या फिर उसका जो प्रोसेस हो क्रिटिकल हो, या जो हर जगह नहीं मिले। इन चीजों को वो बोलते थे लग्जरियस आइटम। क्यों? क्योंकि यार लग्जरी का मतलब ये होता है महंगे हो, हर कोई अफोर्ड ना कर सके, और बनाना भी इतना आसान नहीं हो। इसीलिए जो लग्जरी है उसको एक वर्ड जो है वो डिनोट किया गया, क्योंकि ये जो वर्ड है ना एक बताता है चीजों को सबसे अलग होने का, इन द सेंस कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू, उनके प्राइस और उनका मैन्युफैक्चर, ये उनको डिफाइन करता है। दिस लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस एंड मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड गम एंड देन फायर। अब जो फ्यांस का पोट मैंने आपको दिखाया ना, ये क्या लगता है कि सर मिट्टी होगी, उसको पकाया होगा तो काला पड़ गया होगा, है ना, देखने पर ये लगता है, बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये चीजें हैं कि कौन सी सैंड है, ग्राउंड सैंड से बनाया गया है जिसमें साथ में सिलिका मिलाया गया है, मिक्स्ड विद कलर एंड गम देन फायर्ड। कलर मिक्स किया गया जिससे अच्छा लगे, फिर उसके बाद गम मिलाया गया मजबूत हो, फिर उसको आग में पकाया गया कि आसानी से ना टूट जाए। इतनी चीजों के बाद जब एक पोर्ट बाहर बन के निकलेगा, उस टाइम में 1820 से पहले तक तो हमें इसका पता ही नहीं था, है ना, उस 18th सेंचुरी के बाद हमें पता लगा, तो ये तो चलो अलग है। तो ऐसी चीजें जो एंशिएंट टाइम में लोग बना रहे हैं इतनी मशक्कत के बाद, तो क्या वो चीजें इंपोर्टेंट नहीं होगी? क्या होगी ना, ऑब्वियसली इंपोर्टेंट होगी। अब अगर हम बात करें तो अब भी ऐसा ही है, जो चीजें रेयरली मिलती हो उनकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। were probably considered precious because they were difficult to make। यानी जिनको बनाना बहुत हार्ड हो, मुश्किल से जो चीजें बनती हो, वो क्या हो जाएगी? लग्जरीज आइटम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तब ये बात हमें सब चीजें पता लगती है। द सिचुएशंस बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट seem to be articles of daily use, such as spindle horse made of rare materials such as faience। Do we classify this as utilitarian or luxurious? अब सिचुएशन तब थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है जब हमें क्या मिलता है, जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो बनाई तो गई एक रेयर मटेरियल से, बट वो ज्यादातर लोगों के पास है, या फिर डेली यूज के लिए जो चीजें यूज आ रही है। स्प्लेंडर हॉर्स, जैसे कि लट्टू होता है ना, लट्टू घुमाने वाला खिलौना जिसमें रस्सी डाल के से फेंक के मारो फिर वो घूमता है। अभी तो लोग यूज नहीं करते, अभी तो पता नहीं, वो बेब्लेड आ गए। कुछ बेब्लेड के जैसा एक होता था स्प्लिंडर हॉर्स, जो क्या होता था, बनता तो थोड़ा ऐसे मटेरियल से था जो रेयर थे, बट वो यूज वो लोग करते थे जो डेली लाइफ में यूज होता हो। स्पिंडल हॉर्स ऐसा कुछ ऐसा होता था, घूमने वाला, तकला जिसको बोलते हैं, वो यूज तो करते थे
बट वो बनता रेयर मटेरियल से था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डू वी क्लासिफाई दीज यूटिलिटेरियन और लग्जरियस। तो क्या अब हम इसको लग्जरियस कह सकते हैं, क्योंकि उसका यानी एक स्पिंडल हॉर का मटेरियल जो है, फ्यांस का जो मटेरियल है वो लगभग सिमिलर है, बट उनका यूज जो है वो अलग अलग। तो इस बात की जब यूं आती है कि हाँ क्या दोनों में इक्वल है, या फिर दोनों ही ऐसे हैं कि अगर हम सोसाइटी की स्टडी करना चाहें कि उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, अमीर गरीब थे, तो क्या अब आकर भी इस लेवल पे भी क्या हम वही बात कहेंगे कि नहीं इसको सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जो अमीर थे? नहीं, यहाँ पे छोटी सी ये आती है, ट्विस्ट ये आता है कि जो चीजें रेयर यूज करते थे वो लोग अमीर थे, जो महंगी बिकती थी, और जो डेली लाइफ के थे उसमें भी वो मटेरियल जो है वो लोग यूज करते थे। और इसका जो पूरा कंक्लूजन है वो अभी बताया चलेगा आपको। इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा and are rarely found in the smaller settlement. For example, miniature pots of faience, perhaps to use as perfume bottles, are found mostly in Mohenjo-daro and Harappa, and they're rare. None from small settlement like Kaliyabanga. Gold too was rare, and as at present probably precious. All the gold jewelry found at Harappa sites were recovered from hoards. तो अब क्या बोल रहा है कि अब जो ये क्लासिफिकेशन कर रहा है ना रेयर का, अब वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू एरिया क्लासिफिकेशन होगा। अब वो कैसे सर? तो देखो, एक कालीबंगा जगह है ना, कालीबंगा है जो कि राजस्थान में है। अब इनका मानना है कि जो लग्जरियस आइटम है, जो गोल्ड है, उसके एविडेंस हमें कालीबंगा में नहीं मिलते। बाकी मोहनजोदारो की बात करें, हड़प्पा साइट्स की बात करें, तो वहां हमें मिलते हैं, सिवाय कालीबंगा को छोड़कर। इट मींस कि ये बात तो तय है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में रहने वाले लोग जो सोशली थे वो थोड़े अमीर थे एज कंपेयर टू कालीबंगा के लोग, क्योंकि सीधी सी बात है यहां गोल्ड मिल रहा है। अब गोल्ड तब भी इतना पॉपुलर था, इतना लग्जरियस था, अब भी उतना ही है, उसकी वैल्यूज उतनी है, बट पैसों में ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो और फ्यांस की जो बोतल थी वो मिली रेयर है, बट उसकी छोटी बोतल मिलती थी किसके लिए? खाने के लिए। और वो जो पोट मिला है हमें वो थोड़ा बड़ा है, जबकि फ्यांस की छोटी छोटी बोतलें हमें हर जगह लगभग काफी जगह मिली है। तो इट मींस ये है कि हाँ, हम पूरी तरह से इसकी सोशल लाइफ पे डिफरेंट नहीं कह सकते कि हाँ वहां ऐसा ही होता होगा, बट एक कुछ लिमिटेड चीजों के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम वहां की सोशल लाइफ की स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि खाना तो चाहिए, बट उतना ही खाओ जितने से पेट भर जाए। ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल उसकी स्टडी बिल्कुल यहां पर भी वैसी है कि हम एक लिमिटेड चीजों तक उसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ ये सोशल लाइफ का डिफरेंस है, वो हमें बताता है, बट ओवर लिमिट हम इससे आगे नहीं जा सकते कि हाँ ऐसा होता ही होगा। ये सारे एक तरह से क्या कहते हैं कंसेप्शन है, और इनकी जो स्टडी है वो हैंस प्रूव्ड शायद हम नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसा हुआ था, इसके बारे में हम ये जरूर कह सकते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा या फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा ही होता है। हमसे हमेशा ऐसा पूछा जाएगा क्या हुआ होगा, क्या होता होगा, क्या सच में ऐसा होता होगा। क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आएंगे। और इस चैप्टर से तो पिछली बार भी बोर्ड में आया था और इस बार भी पूरी आने की चांसेस है। सो होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट कीप केयरफुली बाय पीपल often inside containers such as pot. Such hoards can be of jewelry or metal object saved or reused by metal workers if for some reason the original owner do not retrieve them. They remain where they are left till some archaeologists find them. अब जो होर्ड्स होते थे, अब एक तरह का ऑब्जेक्ट है जिसको केयरफुली बर्तनों के अंदर रखा जाता था। जो वर्कर थे वो उनको यूज करते थे। मतलब एक कहते हैं ना जैसे आयरन ओर हो या फिर एक सोने के अवशेष हो, तो उनको एक डब्बे में रखा जाता था इनके द्वारा,
ताकि जो वर्कर्स होंगे या फिर जिनको इनकी जरूरत होगी वो बाद में यूज कर लेंगे। तो अगर बाय चांस वो लोग वहां रख के भूल जाते थे तो उसके बाद उनका यूज कौन करेगा? सर जब सभ्यता पूरी तबाह तहस हो चुकी है फिर कौन यूज करेगा? अरे आर्कियोलॉजिस्ट वो जाएंगे वहां पे खुदाई करेंगे, तो उनको अगर मिल गया तो वो अलग बात है, अदरवाइज वो वहीं वैसे ही पड़े रहेंगे जहां वो वैसे पहले थे। यानी अगर उन्होंने यूज नहीं किया है तो, अगर यूज कर लिया तो फिर हमें क्यों ही मिलेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? कि होर्स जो मैटर होता था एक तरह का ऑब्जेक्ट होता था जिनको बर्तनों में भर के रखते थे ये, और अपने जब यूज आता था तभी निकालते थे, और जब यूज नहीं आता वो पड़ा रहता। तो अगर सिविलाइज पूरी तहस नहस हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसके बाद किसको मिलेगा? कि वहां जो आर्कियोलॉजिस्ट जाएंगे उसकी स्टडी के लिए वो खुदाई करेंगे, अगर उनको मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो वैसे पड़ा रहेगा। क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड प्रिवेलेंट एट प्रेजेंट, टू व्हाट एक्सटेंट डू दिस रिप्रेजेंट सोशल डिफरेंस। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सर जो लोगों की अंतिम संस्कार की जो क्रिया है ना, जो विधियां हैं वो सबकी अलग अलग है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में हम क्या देखते हैं कि अलग अलग धर्मों की अलग अलग है, हिंदू में जलाते हैं, मुस्लिम में दफनाते हैं, और क्रिश्चियनों में एक वो डब्बा सा होता है उसके अंदर रख के फिर दफनाते हैं, है ना। तो मतलब सीधी सी बात कहना चाहूं तो सबकी अलग अलग रीति रिवाज है दफनाने के। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड प्रेवलेंट एट प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात करें तो हमें पता है कि सर सबके अलग अलग तरीके थे, बट जब हम हड़प्पा के फेवर में बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ वहां कंकाल हमें मिले, स्केलेटन हमें मिले, बट उतने ज्यादा नहीं मिले कि सबको हम यही कहते कि ना हाँ सबको सब दफनाए गए थे। नहीं, उनके मान्यता जरूर थी कि है ना आफ्टर लाइफ का सिस्टम होता है, बट हर किसी में ऐसा नहीं था कि हर किसी के स्केलेटन को दफनाया गया। और अब उसके बाद हमें देखना है कि जो हड़प्पा का नाश हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग चीजें बताते हैं, है ना। अब अलग अलग चीजें किस तरह से, क्योंकि देखो कुछ तो बोलते हैं कि कुछ हो गया, मतलब कि एलियन आए उनका अटैक कर दिया, कुछ ने बोला आर्यों का अटैक हुआ, कुछ ने बोला भाई को जो नेचुरल डिजास्टर है वो आया। तो जब हम ये चीजें सोचते हैं कि चलो ऐसा डिजास्टर हुआ होगा, तो क्या हम ये किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ क्या सारे लोग वहां जो दफनाए जा चुके थे या फिर उनके साथ क्या हुआ? हो सकता है बहुत सारी कंडीशंस रही हो, उसके हिसाब से अलग अलग उनको डिफाइन किया जा सके। तो मोस्टली सीधी सी बात क्या है, हमें ये जानना है कि क्या हम अंतिम संस्कार की जो विधियां थी हड़प्पा में, उससे क्या हम उनकी सोशल कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं या नहीं? पूरी तरह से नहीं, बट हाँ कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सर हमें वहां क्या मिले, बर्तन मिले, भांडे मिले, मणके मिले, है ना, बीड्स मिले, बोन्स मिले और ईंटें मिली। अब ईंटें कैसे? कुछ जो कब्रें हैं वो सिर्फ मिट्टी में खोदी गई थी, उसके बाद कुछ कब्रें ऐसी मिली है जिनको एक फिक्स्ड रेशियो में खोद के उनके पास में ईंटों से इनको पक्का मजबूत किया गया और उसके बाद उसमें किसी व्यक्ति को दफनाया गया, है ना। तो पहले क्या करा, पहले उसको खुदाई की, फिर उसके चारों तरफ अंदर की तरफ क्या करा, ईंटों की चिनाई की, उसके बाद किसी व्यक्ति को उसके अंदर रखा। मतलब ये एक तरह से जो इजिप्ट में होता था सिस्टम कि जो ममीज थी, मतलब जो भी राजा महाराजा होते थे उनकी ममीज को सुरक्षित रखा जाता था, बिल्कुल वैसा तो नहीं, बट हाँ कुछ हद तक ऐसा सिस्टम जरूर रहा होगा कि ये सोचते कि हाँ मतलब उस चीज को पर्टिकुलरली वहां सेव करके रखना है कि उनको कोई दिक्कत ना हो बाद में आफ्टर लाइफ। क्योंकि उनका क्या मानना था कि आफ्टर लाइफ का सिस्टम होता है तभी वो वहां बर्तन रखते होंगे, या फिर जिससे रिलेटेड जो चीजें थी। जैसे आज के टाइम में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में भी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति मर गया है उससे मतलब बहुत ज्यादा करीबी कोई वस्तु अगर है, करीबी जैसे कोई कपड़ा हो गया या फिर कोई थिंग हो गया, तो उसको क्या करते हैं हम उसी के साथ जला देते हैं या फिर किसी पंडित किसी और को दे देते हैं, किसी है ना गरीब को या फिर जो भी है उनको दे देते हैं, बट उसकी जो चीजें हैं हम अपने पास नहीं रखते। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ भी ऐसी मान्यता थी कि अगर कोई वस्तु जिससे जुड़ी हुई है उसके साथ उसी को भेज दे, है ना। अगर वो मर गया है व्यक्ति तो उसी की कब्र में वो वस्तुएं जो जरूरी है वो रख दे। हो सकता है ना, दोनों चीजें पॉसिबल है कि आफ्टर लाइफ का सिस्टम तो था ही, साथ ही साथ जरूरी नहीं कि हर चीजें वो उसी उम्मीद से रखते थे कि वो आफ्टर लाइफ यूज करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती थी जो उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी या फिर उनका लगाव था उनसे, तो उन चीजों को भी वो उनकी कब्र के साथ रख देते थे। तो ये था उनका सिस्टम।
और प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में भी ये सिस्टम है। तो कुछ हद तक हम इनकी सोशल कैटेगरी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो टू व्हाट एक्सटेंट डू दिस रिप्रेजेंट सोशल डिफरेंसेस, तो कौन कौन से हद तक वो जो सोशल डिफरेंसेस बताते हैं। तो देखो सोशल डिफरेंस क्या बताएंगे कि हाँ गरीब वर्ग या अमीर वर्ग, ज्यादा से ज्यादा और क्या बता पाएगा। अब एक मरी हुई लाश को हम उठा के पूछे कि भाई तेरे में नॉलेज कितना था, तो कौन सा महामुनि है, तो ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा ना। किसी को पूछे भाई आप कितने ज्ञानी थे, तो मरने के बाद कोई व्यक्ति कैसे बता पाएगा कि मैं कितना ज्ञानी था? मरने के बाद क्या मिलेगा? अगर उनके स्केलेटन मिला तो हमें एविडेंस मिलेगा, अगर कोई चीजें साथ में है तो हमें मिलेगा। अब वो मुर्दा खड़ा होकर तो बताने से रहा कि सर माय नेम इज दिस 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 एंड आई एम बिलोंग टू दिस एंड आई एम साइंटिस्ट या फिर आर्टिस्ट, जो भी है, ऐसा बताएगा क्या? वो नहीं बताएगा। क्या करना है फिर हमें? हम अपनी समझ के अनुसार, यानी इन द वे आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, अपनी समझ के अनुसार जैसे उनको एविडेंस मिले उन्होंने बिल्कुल वैसा उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि हम उनके इतिहास को जान सके। अब इतिहास को क्यों जान चुका है, जानना है क्योंकि इतिहास इतना गौरवशाली और ये रहस्यमय रहा है ना कि इसको जानने की उत्सुकता लगातार बढ़ती रहती है। और मैं मतलब उम्मीद कर रहा हूं और मेरी बहुत दिली इच्छा है कि जो लिपि, जो राइटिंग्स अभी तक रहस्यमय मिस्टीरियस बनी हुई है, मैं चाहूंगा इन फ्यूचर वो क्या हो जाए, डिकोड हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए, एटलीस्ट पता तो लगे कि उसमें लिखा क्या है ना। क्योंकि अगर उनके ट्रांसलेशन हो गए तो बाय गॉड ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जो चीजें हमें पहले नहीं पता थी, बहुत सारी चीजों हैं जो रिवील हो जाएगी। इवन कि हम आज अभी सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं, सिर्फ एक अंदाजा मात्र लगाते हैं कि मे बी 0.00001% उनका जो कांटेक्ट था या फिर रिलेशन में था वो एलियन से रहा हो, है ना। वो भी एक अंदाजा मात्र है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इस टाइम इन्होंने जो बनाया ना, जो डेवलप किया ना, वो जो पिरामिड की बात करते हैं, जो ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये एक ह्यूमन के लिए शायद ही पॉसिबल हो। अगर इवन प्रेजेंट की बात करें, हम प्रेजेंट में ही पॉसिबल नहीं, तो फिर उस टाइम या तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी रही होगी या उनके पास कोई सुपर पावर रही होगी। तो जिनके पास सुपर पावर है हमारे लिए वो एलियन है, और टेक्नोलॉजी है तो हमें जानना है कि किस हद तक और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो रही होगी, है ना। ये बहुत मिस्टीरियस है और मतलब यूं है तो ऐसा है कि इसकी जो जानने की क्यूरियोसिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और इसीलिए ये मोस्ट ऑफ द वायरल टॉपिक कहा गया है हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के टॉपिक को उठाते हैं इट मींस कि हम वो सारे टॉपिक उठा रहे हैं जो मिस्टीरियस तरीके से अभी तक बने हुए हैं। इवन कि हम इजिप्ट के पिरामिड तक को उनके साथ में मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि सर उनका जो टाइम पीरियड था वो सिमिलर था। क्या था? सिमिलर था। जिस समय पे हड़प्पा सभ्यता चल रहा था बिल्कुल उसी समय इजिप्ट वाली जो पिरामिड थे वो भी सिस्टम चल रहा था। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमने जहां दोनों तरफ खुदाई की है ना, तो क्या होता है जनरली, मैं आपको बताऊं, देखो जब अभी तो क्या है, अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी ट्रांसपोर्ट आ गई, तो हमें क्या है, बंगाल की मिठाई है बीकानेर मिल जाती है, राजस्थान के भुजिया है आउट ऑफ द बीकानेर मिल जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर राजस्थान यानी बीकानेर की मैं बात करूं, है ना, तो बीकानेर का क्या रसगुल्ला भुजिया फेमस है। तो अगर यहां से मैं उठ के दिल्ली जाऊं तो क्या वो मुझे नहीं, वहां नहीं मिलेंगे? क्या मिल जाएंगे। यानी भारत के किसी भी कोने में मैं चले जाऊं तो मैं वहां बीकानेर के भुजिया और बीकानेर के रसगुल्ला एक्सेस कर सकता हूं ना। इट मींस कि अगर मैंने वहां उसका एक्सेस किया, मुझे मिले, तो इससे क्या साबित होता है कि सर बीकानेर का और उस जगह कांटेक्ट होता होगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, बाय लैंड हो, कैसे भी हो। इट मींस दोनों में कनेक्शन था, कह सकते हैं हम ये। तो क्या हुआ कि जब हमने मिस्र के पिरामिड की खोज की, उसके अंदर के एविडेंस निकाले, उसका एक्सकेवेट किया, तो हमें पता चला कि कुछ चीजें, कुछ जो थिंग्स थी वो ऐसी थी कि जिनमें जैसे निकल जो होता है, निकल एक तरह का पदार्थ है, यानी एक वस्तु में कोई अगर निकल मिला है तो दूसरी वस्तु में भी निकल मिला है ना, उसके एविडेंस मिले हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर जरूर इन दोनों का कांटेक्ट आपस में रहा हो, या फिर जो अथॉरिटी या फिर जो सोसाइटी निकल प्रोवाइड करवाती थी या फिर सेल करती थी उनसे इनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहा हो। तो इट मींस कि इनडायरेक्ट की ये सारे आपस में जुड़े हुए थे। क्योंकि ये पॉसिबल है क्या कि एक चीज जो बिजनेस में मिल रही है और दूसरे में मिली है तो इनका कांटेक्ट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? पॉसिबल है ना।
तभी तो इनके सामान में जो मटेरियल मिले मिक्स किए गए थे, जो मिलाए गए थे, वो लगभग सिमिलर है। तो ये हमें डायरेक्टली ये बताते हैं कि सर इनका आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन था। तो जब कनेक्शन था इट मींस कि कोई ना कोई रहस्यमय बात जरूर है, कोई ना कोई मिस्टीरियस थिंग जरूर है ना। तो इसके बारे में है ना, तो आज का जो चैप्टर था वो हम करते हैं यही फिनिश इस पार्ट को, और नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारी नई चीजें रिवील करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।